धूप में चलोगी तो ढल जाओगी। चलो हम छोड़ देते। अरे लो, अब तो जगह भी बना दी। दीदी तुम क्यों सुन रही हो उनकी बकवास? रिमी, इन लोगों के मुंह लग के कोई फायदा नहीं है। अरे मुंह लगाओ तो सही, तभी तो पता चलेगा कितना फायदा है। अच्छा, उतारो चप्पल, लगाऊं तेरे मुंह? चुपचाप निकल जाओ यहाँ से, वरना अभी पुलिस को कॉल करती हूँ मैं। निकलो। सॉरी मैडम, हम तो डर गए। अच्छा सुनो, प्लान में चेंज है। मीठी वाली को तुम रखो। पक्का रख ले। बिल्कुल रख लो। कहते हैं प्रतिभा की कोई उम्र नहीं होती। इसी बात को कानपुर के आरपी इंजीनियरिंग कॉलेज के 3 विद्यार्थियों ने साबित कर दिखाया है। इन्होंने यूनिक स्पेस इनोवेशन की राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा के लिए एक थ्योरेटिकल मार्स लैंडर बनाया है। अब ये प्रोजेक्ट स्पेस रिसर्च इंस्टीट्यूट तक भी पहुंच गया है और वहां वैज्ञानिकों के साथ मिलकर ये विद्यार्थी रनिंग मॉडल बनाने पर काम करेंगे। रिमी, तुम इस टीम की लीडर हो, कैसा लग रहा है तुम्हें? बहुत प्राउड फील कर रहे हैं। अक्सर छोटे शहरों के बच्चों को अंडर एस्टिमेट किया जाता है। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी ये जीत उन सभी बच्चों को प्रेरणा देगी जो छोटे शहरों से आते हैं। मुकुंद, तुम कुछ कहना चाहोगे? मैम, हमें शक था, मतलब हमें यकीन था कि मतलब हमें यकीन मैडम, मुकुंद कहना चाह रहा है कि हम सब ने बहुत मेहनत की इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए और हमारी पूरी उम्मीद है कि हम जल्दी मार्स लैंडर का मॉडल एसआरए के सामने प्रेजेंट करेंगे। मुकुंद, माइक देख के तुम ऐसे नर्वस हो गए थे जैसे तुम्हारे सामने किसी ने बंदूक रख दी हो। हाँ हंस लो, लेकिन अगली बार देखना, अगर माइक के सामने खड़े रहेंगे ऐसा फर्राटेदार जवाब देंगे ना कि तुम भी देखते रह जाओगे। ओके। हाँ देख लेना। चलो तुम ही जाओ, तुम्हारा दोस्त है मेरा थोड़ी। हाय। हाय। नहीं तो मुकुंद की बात पे ध्यान मत दो। चलो हमारे साथ बाकी चलते हैं। हाँ। रिमी, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। कॉलेज में किसी भी प्रकार के भेदभाव के लिए कोई जगह नहीं है। ओके, मैं किसी न किसी प्रोजेक्ट ग्रुप में नेम के लिए जगह बना दूंगा। थैंक यू सर। रिमी, एक मिनट। जी सर। मैंने कैंपस प्रोजेक्ट में तुम्हारे नाम के लिए रिकमेंडेशन भेजा था। शाम तक कंफर्मेशन आ जाएगी, हो सकता है कल तक गुड न्यूज मिल जाए। थैंक यू सो मच सर, हम सच में आपके बिना ये सब कभी नहीं कर पाते। कोई बात नहीं। थैंक यू। सॉरी, एक्चुअली जल्दी में भूल गया। लोग सही कहते हैं, प्रोफेसर एब्सेंट माइंडेड होते हैं। ओके। क्या बात है रिमी, हमारा आइडिया चोरी करके बड़ा नाम बटोरा जा रहा है। ये क्या बदतमीजी है रघु, और कितनी बार बताया तुम्हें? वो तुम्हारे अकेले का आइडिया नहीं था, टीम का था। हम एक टीम थे, तुम्हें अलग रास्ता चुनना था, तो उसमें हमने कुछ गलत नहीं किया। और उल्टा वो जो तुम गंदी हरकत करने जा रहे थे रिमी, तू भी कोई दूध की धुली भी नहीं है। लड़की होने का अच्छा फायदा उठाना जानती है तू। तुम कहना क्या चाहते हो? अब भोली बनने का नाटक मत कर। किस किस को नहीं फंसाया तूने अपनी खूबसूरती से? मुकुंद नहीं, यहाँ तक कि प्रोफेसर बासु। आई नहीं यार अब तक गोविंद। अबे आ जाएगी, सब्र रखो ना थोड़ा। आगे आगे आगे। सही लग रहे हैं? हाँ बिल्कुल, तुम जाओ बात करो। गोविंद का आशीर्वाद है तुम्हारे साथ, आज तुम्हारी सारी गोटियां फिट हो जाएगी। अबे रुको पंकज, गुस्सा देख रहे हो मैडम के नाक पे? आज हमारा क्या, साक्षात गोविंद का भी आशीर्वाद तुम्हारे काम नहीं आएगा। पेशेंस टेस्ट कर लिया यार लड़की ने। कहाँ जा रही हो डिम्पी दी? घर, और कहाँ? एक ही दिन की तो बात है, कल चलते हैं ना दोनों साथ में। वैसे भी बासु सर ने मेरा कैंपस सिलेक्शन में नाम दिया है, कल तक कंफर्मेशन आ जाएगा, फिर चलेंगे। रिमी, हम अब नहीं रुकने वाले हैं। एक हफ्ते से तो रुके हुए हैं यहाँ पे। पहले बोल रही थी प्रोजेक्ट हो जाने दो, अब कह रही हो कैंपस सिलेक्शन हो जाने दो। अरे तो इसमें हम क्या करें दी, इतने सारे काम हैं। अब तो तुम क्यों इतनी उतावली हो रही हो? तुम्हारे कहने का मतलब क्या है रिमी? हम जानते हैं कि तुम्हारा नाम अखबार में आया है और तुम्हें 2-3 मेडल भी मिले हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारा काम इंपॉर्टेंट है और हमारा नहीं। हमने ऐसा कब कहा दीदी? तुम्हारा कहने का मतलब तो यही था ना रिमी। तुम ये बताने की कोशिश कर रही हो कि तुम्हारे पास प्रोजेक्ट है और हमारे पास नहीं। ठीक है, तुमको जो भी समझना है समझो, हमें तुमसे बहस ही नहीं करनी है।
बोला था ना, शी विल नॉट कम. प्लान सक्सेसफुल. सी यू एट 7:30. बाय. कौन है? ये क्या है? अरे हमने दवाई खा ली है, भूल गए क्या? कल रात को दवाई खाई थी आपने, अभी नहीं खाई है. लीजिए. कल रात को खाई थी ऐसा? लीजिए. अरे डिम्पी, इतनी रात को बेटा? हाँ माँ, बस लेट हो गई थी. लेकिन आप लोग अभी तक सोए नहीं. हम आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहते थे, इसलिए खुद से चाबी खोल के अंदर आ गए. और रिमी कहाँ है? वो उसे कुछ काम था तो वो कल आएगी. अरे तो तुम भी और एक दिन रुक जाती, कल उसी के साथ आ जाती. उसे क्यों अकेला छोड़ दिया? अच्छा आप चिंता मत करिए, हम फोन करके देखते हैं उसको. रिमी रिमी रिमी, इस घर में तो मेरी किसी को कदर ही नहीं है. सिर्फ एक ही बेटी है इस घर. प्रदीप, हेलो. जय हिंद सर, आइए. सर, लड़की का नाम रिमी गुप्ता है, उम्र 22 साल, आरके इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ती थी. लड़की को यहीं पे इस घर में जला के मारा गया है. रिमी अपने बड़ी बहन डिम्पी के साथ यहाँ पे किराए पे रहती थी. फैमिली राजपुर में रहती है, यहाँ पे आने के लिए निकल चुकी है. और सर एक बात है, इसका फोटो अखबार में पिछले हफ्ते आया था, कोई कॉम्पिटिशन जीता था इसने. सर अजीब बात है, रिमी के स्टमक और थाइस के बीच की बॉडी को जलाया गया. कातिल का इसके पीछे मोटिव क्या हो सकता है? विक्टिम के सर पे पहले बोतल से वार किया गया होगा, शायद रेप भी हुआ, फिर जलाया गया. पॉसिबल है कि को छुपाने के लिए ये सब किया गया. और सर मोबाइल भी नहीं मिला. अशोक जी. जी सर. कुछ मिला? नहीं सर, बड़ी अजीब बात है सर. ना ही दरवाजे पे ना ही कहीं और घर पे कहीं एक भी फिंगरप्रिंट नहीं मिला है. किलर बहुत शातिर है. हाँ सर, लगता है बहुत ही सावधानी से उसने सारे फिंगरप्रिंट साफ कर दिए हैं. सर इस घर के मालिक प्रदीप शर्मा ने सबसे पहले बॉडी देखी और उन्होंने हमें इन्फॉर्म किया. आज सुबह जब हम सैर के लिए निकल रहे थे तभी हमने हम कसम से नहीं जानते साहब किसने किया ये सब. हमारा इसमें कुछ लेना देना नहीं है साहब. घबरा क्यों रहे? घबराता तो गुनहगार है. पुलिस, क्या हुआ यहाँ पे? रिमी कहाँ है? रुकिए, आप आगे मत जाइए. रुकिए. अरे तो आप हमें अंदर क्यों नहीं जाने? हाँ मैं बताता हूँ क्या हुआ, लेकिन आप अंदर नहीं जा सकते. अरे रुकिए, दीजिए ना. रिमी, 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 अरे मम्मी, मैं बहुत लकी हूँ जो आप मुझे मिले. सर डिम्पी ने बताया रिमी का फ़ोन और लैपटॉप दोनों गायब है. और एक अजीब बात, कबर्ड पूरा खाली है. रिमी के सारे कपड़े गायब है. कपड़े? लैपटॉप और फोन गायब हो सकता है, पर कपड़े कोई क्यों चुराएगा? सर पिछले 4 सालों से मेरी दोनों बच्चियां यही कानपुर में रहती है और न कभी उनके कॉलेज से न मकान मालिक से कोई शिकायत नहीं आई. और हमारी रिमी तो बड़ी होनहार लड़की थी. डिम्पी, तुम रिमी के साथ रहती थी, किसी पे कोई शक, कभी कुछ हुआ हो आजकल या पहले? हाँ सर, 2 लड़के थे, वो कर सकते हैं ऐसा काम. कौन लड़के? पंकज और गोविंद, वो हमारे पीछे पड़े रहते थे. तकरीबन 1 साल पहले
धूप में चलोगी तो ढल जाओगी। चलो हम छोड़ देते हैं। अरे लो, अब तो जगह भी बना दी। दीदी तुम क्यों सुन रही हो उनकी बकवास? रिमी, इन लोगों के मुंह लग के कोई फायदा नहीं है। अरे मुंह लगाओ तो सही, तभी तो पता चलेगा कितना फायदा है। अच्छा, उतारो चप्पल, लगाओ तेरे मुंह। चुपचाप निकल जाओ यहाँ से, वरना अभी पुलिस को कॉल करती हूँ मैं। निकलो। सॉरी मैडम, हम तो डर गए। अच्छा सुनो, प्लान में चेंज है। मीठी वाली को तुम रखो। पक्का रख ले। बिल्कुल रख लो। हम उन लोगों से इतना परेशान हो गए थे कि हमने वो मोहल्ला छोड़ दिया था, और जब हम यहाँ आए तो वो हमारा पीछा करते करते इस मोहल्ले तक आ गए। कहाँ रहते हैं पंकज और गोविंद, जानती हो? हाँ सर। सर पंकज और गोविंद कुछ देर पहले अपना मकान खाली करके चले गए, लेकिन उनके कोचिंग इंस्टीट्यूट का पता चला है। यहाँ से उनका नेटिव एड्रेस भी पता चला है। कानपुर लखनऊ हाईवे पे उनका गाँव है सर। दोनों को घर से उठा लो और विक्टिम के दोस्तों से पूछताछ करो। सर ये सब कौन कर सकता है, इसके बारे में तो कुछ नहीं पता। पर हमें तो अब तक यकीन नहीं हो रहा कि रिमी हमारे बीच में नहीं है। रिमी जैसी ब्राइट स्टूडेंट मैंने आज तक नहीं देखी। इतनी अच्छी बच्ची के साथ कोई इतना बुरा कैसे कर सकता है? हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। सर रिमी गुप्ता का फोन 2 घंटे पहले कुछ देर के लिए ऑन हुआ था, पर सर अजीब बात यह है कि लोकेशन उसी एरिया का है जहां पर वो रहती थी। क्या? एक काम करो, रिमी के फोन को सर्विलांस पर रखो, जो भी इंफॉर्मेशन आए अपडेट करो। यस सर। सर रिमी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट उसका हुआ था। बॉडी में डीएनए के ट्रेसेस नहीं मिले, लेकिन सर फेफड़ों में कार्बन के ट्रेसेस मिले। यानी रिमी को जब जलाया गया तब वो जिंदा था। और रिपोर्ट के मुताबिक रिमी की हत्या रात को तकरीबन 9 से 11 के बीच हुई। बोलो। सर मेरा उस लड़की से कोई लेना देना नहीं था, वो तो पंकज ही उसके पीछे पड़ा था। वो शाम को उसके घर पे भी गया था। सर आप उसी से पूछ लीजिए। आगे एक सवाल का जवाब नहीं देंगे। हमें यहाँ लाके ठीक नहीं किए। नौकरी जाएगी आपकी और इस हवलदार की भी। चाचा बड़े नेता हैं हमारे। आने दो उनको, वो फटकार मिलेगी, वो फटकार मिलेगी। चाचा और भतीजा नालायक, सच बोल। नहीं तो चाचा यहाँ नहीं अस्पताल में मिलने आएंगे। हम तुमको बहुत पसंद करते हैं रिमी, आई लव यू। पर हम नहीं करते। इतनी सी बात समझ क्यों नहीं आती तुमको? अब तक हम तुमको जितना परेशान किए ना, उन सबके लिए सॉरी। अगर तुम चाहते हो ना हम तुम्हें सच में माफ कर दें तो हमको स्टॉक करना बंद कर दो बस। चलो जाओ। इसके बाद हम वहाँ से वापस आ गए। हमें नहीं पता फिर वहाँ क्या हुआ। चाचा के भतीजे। बोल तुम दोनों ने मारा उसे, बोल। नहीं साहब, हमें कुछ नहीं पता साहब। ऐसे नहीं बोला कुछ। रिमी का फोन फिर से ऑन हुआ है। चल। अरे पकड़ो इसे। अरे ये हमारा फोन है, फोन वापस दो। अरे रिमी दीदी का फोन अब हमारा है। अरे मेरा फोन है। पापा इन्होंने मेरा फोन ले लिया है, आप इनको बोलो ना। ये मेरा बेटा दिमाग से थोड़ा कमजोर है, प्लीज इसे छोड़ दीजिए। ये रिमी का फोन आपके बेटे के पास कैसे आया? सर आदित्य को मोबाइल फोन चोरी करके इकट्ठा करने की आदत थी, पर उस दिन पापा रिमी दीदी आदित्य बेटा तू घर जा। हाँ तू घर जा, बाहर मत निकलना। घर जा, शाबाश, घर जा। आदित्य, आप रिमी को जानते हो? रिमी दीदी? हाँ रिमी दीदी। क्या किया आपने उनके साथ? शादी किया। रिमी दीदी के साथ शादी किया। क्या हुआ था उस दिन? किसने जलाया उसे? किसी को देखा था वहाँ?
सब जल गया, सब जला दिया। आदित्य देखो। नहीं नहीं नहीं, हाथ मत लगा रहा, हाथ मत लगा रहा, दूर दूर दूर, हाथ मत लगा रहा। बस कीजिए ना साहब, देखिए ना हमारे बच्चे की तबीयत खराब हो रही है साहब। सर, आदित्य के पास हमें जितने भी मोबाइल मिले सब चोरी के थे। उसके पड़ोसी ने बताया कि पिछले 5 सालों में उनके घरों से कई मोबाइल चोरी हो गए। हम ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन सा मोबाइल किसका है। रिमी का फ़ोन अनलॉक हुआ? नहीं सर, हमने IT डिपार्टमेंट को बोला है। सर, आदित्य का फ़ोन स्कैन किया हमने, उसमें रिमी और डिम्पी के कई सारे फोटोज और वीडियोज़ है जो चुपके से ली गई है। ये वीडियो रिमी की मौत के 1 दिन पहले का वीडियो है। पापा इतनी जल्दी शादी क्यों करनी है? एक बार डिम्पी दी का ग्रेजुएशन हो जाने दीजिए, उसके बाद शादी की बात कर लीजिएगा। अरे 21वें साल में ग्रेजुएशन हो जाती है सबकी। तेरी दीदी जो है कुछ महीनों में 25 की हो जाएगी। अब तक ग्रेजुएशन नहीं हुआ उसका, और कब तक पढ़ती रहेगी? आपने अपने बयान में लिखवाया था कि आप रिमी से 2 हफ्ते पहले मिले थे। ये वीडियो रिमी की हत्या से 1 दिन पहले का है। मतलब आप कहना क्या चाहते हैं? मतलब आप हम पर शक कर रहे हैं? देखिए हम भी पुलिस में थे। आपको ये कहना कि हम ही ने हमारी बेटी को, देखिए हम 2 हफ्ते पहले मिले थे रिमी से। झूठ मत बोलिए इंद्रजीत जी, सबूत है हमारे पास। क्या सबूत है? ये क्या सबूत दिखा रहे हैं? हम जो बोल, हम झूठ बोल रहे हैं क्या? बताइए। 1 मिनट सर, हमारे पापा अल्जाइमर के पेशेंट हैं, वो अक्सर चीज़ों को भूल जाते हैं। अरे हमने दवाई खा ली है, भूल गई क्या? कल रात को दवाई खाई थी आपने, अभी नहीं खाई है। इसी बीमारी के चलते पुलिस डिपार्टमेंट ने उन्हें जल्दी रिटायर करा था। वो झूठ नहीं बोल रहे, वो इस घटना को भूल चुके हैं। ठीक है। इंद्रजीत, आदित्य और प्रदीप और वो दोनों लड़के गोविंद और पंकज, इन सब के काले चिट्ठे निकालो। कातिल इनमें से कोई है। सब सर हम कोशिश कर रहे हैं सर। क्या हुआ सर? छुट्टी पे जा रहा हूं। 6 महीने तक रिमी गुप्ता का केस अखबारों की सुर्खियां बटोरता रहा, लेकिन पुलिस कातिल तक नहीं पहुंच पाई। अब पुलिस की क्षमता पर सवाल उठने लगे थे। हालात की गंभीरता को देखते हुए सीनियर ऑफिसर्स ने इस केस को एक स्पेशल इन्वेस्टिगेटिंग डिपार्टमेंट को सौंपने का फैसला लिया। पहली टीम के मुताबिक रिमी घर में अकेली थी और उसके सर पर किसी ने बियर की बोतल से हमला किया। अगर ये केस हमें पहले ही मिल जाता तो शायद कुछ हाथ भी लगता। अभी तो वक्त भी बहुत हो चुका है सर। आई थिंक कोई भी कॉन्क्लूसिव एविडेंस मिलना बहुत मुश्किल होगा। हाँ ना धीरज, 6 महीने गुजर चुके हैं और हमारे सामने सस्पेक्ट की लंबी लिस्ट है। काम मुश्किल जरूर है पर नामुमकिन है। सर, रिमी के पिता खुद एक रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर और सस्पेक्ट लिस्ट में है। आपको क्या लगता है सर, क्या एक पिता अपनी बेटी को? हमने ऐसे कितने केसेस देखे हैं जहाँ पे रिश्तों की मर्यादा को लांघा गया है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, फॉरेंसिक और क्राइम सीन से कोई फिंगरप्रिंट्स नहीं मिले। मतलब कातिल जो भी है वो हमारी तहकीकात के तरीकों से अच्छी तरह से वाकिफ है। तो मुमकिन है कातिल पुलिस वाला। और सर दूसरा सस्पेक्ट आदित्य गुप्ता, मकान मालिक प्रदीप का बेटा। और प्रदीप के मुताबिक उसका बेटा आदित्य स्टेबल है। रिमी का फोन आदित्य के पास मिला, राइट? राइट सर। और हमारे मेन सस्पेक्ट्स हैं पंकज और गोविंद। हो सकता है सर इन्हीं सस्पेक्ट्स में से कोई कातिल हो। नीरज, इस केस में हमें कई फ्रेंड पर एक साथ काम करना होगा। प्रतिमा सर, रिमी जहाँ रहती थी तुम उस मोहल्ले में सेटल हो जाओ, बिल्कुल एक नॉर्मल लड़की की तरह। सस्पेक्ट्स के आसपास रहो, हर चीज़ पर नजर रखो। सब्जी वाला, दूध वाला, आयरन वाला, सबकी कुंडली निकालो। इन शॉर्ट, हनुमान नगर में अगर पत्ता भी हिलता है तो उसकी इन्फॉर्मेशन मुझे चाहिए। ओके सर।
नीरज, अपने एक आदमी को रिमी के उन्नाव वाले घर के पास सेटल करो। उसे बोलो वहां से जितनी इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं निकाले। देखते हैं रिमी के कत्ल के तार कहीं उसके उन्नाव वाले घर से तो नहीं जुड़े। सर, एक पिता अपनी बेटी को सपनों की ऊंची उड़ान उड़ता हुआ देखना चाहता था, लेकिन आज उसकी तस्वीर के सामने बेबस और लाचार खड़ा हुआ है। कभी खुद पुलिस डिपार्टमेंट का हिस्सा रहे इंद्रजीत गुप्ता आज अपनी बेटी को ही न्याय दिलाने के लिए दर दर भटक रहे हैं। बोला था ना मुझे भी फोन मत करना, मैं खुद से करूँगी। सर हम कौन सी नई बात बताए अब आपको? जो कुछ भी हमें मालूम था सब तो बता दिया। फिर भी कोई ऐसी बात जो आप लोग बताना भूल गए हो? कुछ भी, कोई भी छोटी बड़ी बात रिमी से जुड़ी हुई? सर आदित्य हमारे लैंडलॉर्ड का बेटा अक्सर अजीब हरकतें किया करता था। पहले हमने इस बारे में कभी ध्यान से सोचा नहीं, लेकिन अब सोचते हैं तो लगता है कि अब क्या लगता है? ऐसा लगता है कि रिमी के लिए उसके अंदर एक जुनून और एक दीवानापन था। अरे डिम्पी, तू कब आई कॉलेज से? रिमी कहाँ है? ये लोग कौन है? हमारे पापा अल्जाइमर के पेशेंट हैं, वो अक्सर चीज़ों को भूल जाते हैं। अब हम क्या बताएं साहब कि हमारा बेटा आदित्य कहाँ चला गया। पुलिस में भी कंप्लेन लिखवाई है, लेकिन पुलिस भी उसको ढूंढ नहीं पा रही। चला गया मतलब? आदित्य बेटा यहाँ कहाँ बैठा है? अरे मैं तुझे पागलों की तरह कहाँ ढूंढ रहा हूँ। चल घर चल। नहीं, हमको घर नहीं आना। क्यों? क्या हुआ? हमको डर लगता है। ओह, हम भी जल गए तो? नहीं, हम नहीं आएंगे। नहीं 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 कुछ नहीं, मैं हूं ना, मैं हूं। नहीं कुछ नहीं, नहीं, हमको नहीं आना, हमको घर नहीं आना। नहीं नहीं, हमको घर नहीं आना। नहीं आदित्य, पता नहीं साहब, पूरा 1 महीना हो गया, पता नहीं किस हालत में होगा मेरा बच्चा। कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रदीप ने खुद ही अपने बेटे आदित्य को कहीं छुपा दिया ताकि हमसे बचा सके उसे? ऐसा लगता तो नहीं है सर। 1 महीने पहले पुलिस कंप्लेन दर्ज करवाई थी उसने। आदित्य के पीछे खबरें को लगाओ। जी सर, मैंने इंद्रजीत की फैमिली के सभी मेंबर्स की कॉल डिटेल्स निकालने के लिए भी कह दिया। हो सकता है सर कोई पारिवारिक दुश्मनी का मामला हो, जवान लड़की थी, कोई प्यार व्यार का चक्कर हो। रिमी का कत्ल हनुमान नगर में हुआ, जहां पर वो किराए पर रहती थी। उस वक्त उसके पेरेंट्स उन्नाव में थे। रिमी एक कॉलेज स्टूडेंट थी, और आजकल के बच्चे अपनी पर्सनल बातें अपने फैमिली मेम्बर्स की बजाय अपने फ्रेंड्स से ज़्यादा शेयर करते हैं। लेकिन पिछली टीम ने ना तो रिमी के किसी दोस्त के बारे में, ना टीचर के बारे में, और ना ही कॉलेज के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी। और मुझे लगता है कि तहकीकात का सबसे बड़ा लूप होल यही है। रिमी पूरे कॉलेज में बहुत फेमस लड़की थी, और मैकेनिक्स में अकेली लड़की थी वो। स्टार्टिंग में सबने उसका बहुत मजाक उड़ाया, लेकिन फिर जब हमारा प्रोजेक्ट मार्स लैंडर रिसर्च के लिए फाइनल हुआ, तब सबकी बोलती बंद हो गई। मुकुंद, क्या कॉलेज में कोई ऐसा है जो रिमी की सक्सेस से जलता था? सर रघु। रघु रिमी से बहुत नाराज था। पहले वो भी हमारी टीम में था। मुकुंद, रघु हमें धोखा दे रहा है। उसने प्रोजेक्ट सबमिट भी कर दिया, लेकिन हमारा नाम ही नहीं दिया है। What? हाँ सर, हमने तुरंत एचओडी को कंप्लेंट कर दी। फिर उसके बाद हमारे मेल्स और रिसर्च दिखाए उनको। टीचर्स ने तो हमारे ग्रुप से निकाला और फिर सस्पेंड कर दिया। सर, रघु काफ़ी गुस्से लड़का है। जब हमारी टीम को फर्स्ट प्राइज मिला, वो भौंकला गया और उसने रिमी को धमकी भी दी। इसका बदला हम जरूर लेंगे।
बहुत जले, अब तुमको भी जलाएंगे। पहले तुम्हारे गुरूर को तोड़ेंगे और फिर तुम्हें। तो ये बात तुमने पुलिस को क्यों नहीं बताई? सर वो रिमी की डेथ की वजह से हम लोग बहुत शौक में थे सर। रहता कहाँ है रघु? माना कि हम रिमी से गुस्सा थे, हमने उसे धमकाया भी था, लेकिन हमारा यकीन कीजिए सर, हमने रिमी को नहीं मारा। सिर्फ धमकाया? हम भी तड़पे हैं, अब तुमको भी तड़पाएंगे। नहीं सर, हमने रिमी को नहीं मारा है सर। सर हमारा यकीन कीजिए सर, हमने रिमी को नहीं मारा है, नहीं मारा है सर हमने। एक इन्फॉर्मेशन मिली है सर, ये रिमी की बड़ी बहन डिम्पी कुछ तो गड़बड़ कर रही है। सुना है सर कि इन दोनों बहनों के बीच काफ़ी अनबन रहती थी। मोहल्ले वालों ने बताया कि जिस रात रिमी का मर्डर हुआ था, उस रात ये रिमी के घर को छोड़कर अपने घर चली आई थी और इसको छोड़ने के लिए कोई लड़का आया था। डिम्पी को छोड़ने को लड़का आया था? ये खबर पक्की है? जी हाँ सर, मैंने 2-3 पड़ोसी से कंफर्म किया है। उनका कहना है कि उन्होंने खुद अपनी आंखों से देखा था। डिम्पी झूठ मत बोलना, कातिल की रात तुम किस लड़के के साथ थे? सब हम किसी लड़के के साथ नहीं थे, हम तो सीधा कानपुर से बस लेके अपने घर आए हैं। लगता है तुम्हें भी अपने पापा की तरह भूलने की आदत हो गई। लेकिन एक बात याद रखना, जितना ज्यादा झूठ बोलोगी उतना ज्यादा फंसोगी। सर हम उस रात अपने बॉयफ्रेंड नील के साथ थे। कानपुर से कितने बजे निकले? शाम को 7 बजे। घर कितने बजे पहुंचे? करीबन 12 बजे। हमारी बहन रिमी का कत्ल हुआ 9 से 11 के बीच। इस बीच कहाँ थे? वो नील का जन्मदिन था, हम उसी के साथ थे। सर उस रात हमारा जन्मदिन था, तो मैंने और डिम्पी ने डिसाइड किया कि हम दोनों मेरे घर पर कुछ टाइम स्पेंड करेंगे और उसके बाद मैं अपनी गाड़ी से डिम्पी को उसके घर उन्नाव छोड़ दूंगा। इस नील के कॉल रिकॉर्ड्स निकलो, देखते हैं इसकी बात में कितनी सच्चाई है। सर क्या आपको लगता है कि रिमी की मौत की जिम्मेदार उसकी बहन डिम्पी है? खून के रिश्ते कितने भी गहरे क्यों ना हो, लेकिन नफरत और जलन की आग किसी भी रिश्ते को जलाकर खाक कर देती है। डिम्पी ने हमारे सामने आदित्य का नाम लिया। हो सकता है उसने खुद से और अपने बॉयफ्रेंड नील से ध्यान हटाने के लिए किया। तो रिमी की मौत की वजह डिम्पी की जलन है, बात कुछ और है। पंकज और गोविंद पिछली टीम के ये प्राइम सस्पेक्ट थे, लेकिन इन दोनों का नाम भी डिम्पी ने लिया था। उठाओ इन दोनों को। तुम्हारी वजह से मैं यहाँ बार बार लाया जा रहा है। हमें भी पता है तुम हमें दोस्त दोस्त बोल कर ना हमारे आगे पीछे काहे घूमते हो, समझे? अब ज्यादा जबान चलाई ना तो उखाड़ के जेब में डाल देंगे। क्या बोले बे? क्या करोगे बे? अबे एक तो गलती। ये नौटंकी बंद करो और ये बताओ कि रिमी को क्यों मारा? सर हम इतने महीने से एक ही बात कह रहे कि हम बेकसूर हैं, हमने इस सब में कुछ भी नहीं किया। एक बात अच्छी तरह से समझ लो, तुम लोगों को तब तक चैन की सांस नहीं मिलेगी जब तक कातिल पकड़ा नहीं जाता। इसलिए सोचो, अच्छी तरह से सोचो। सर एक लंबा सा लड़का था जिसका रिमी के घर पे आना जाना लगा रहता था हमेशा, और सर जिस दिन ये सब कुछ है उस दिन शाम को भी आया था वो। कौन था वो लड़का? सर हमें पता नहीं, लेकिन हमने ये बात पहले भी पुलिस को बताई थी, लेकिन किसी ने हमारी बात ही नहीं सुनी। स्केच बनवा सकते हो उसका? नहीं सर, मैं उसकी स्केच नहीं बनवा सकता। मैं उससे काफ़ी दूरी पे खड़ा था और उसका पीठ था मेरी तरफ, लेकिन सर वो लंबा था और उसके पास एक AKS ब्रांड की बाइक थी। पापा थोड़ा सा खाना खा लीजिए। नहीं खाना है हमें। तुम अगर रिमी को अकेला नहीं छोड़ के आती तो आज ये सब कुछ नहीं होता, लेकिन इसे आके उस लड़के के साथ आवारागर्दी जो करनी थी छोड़ा ही हमारी रिमी को अकेला। इसी की वजह से हुआ है सब कुछ, इसी की वजह से। वो खाना खिला रही है हमें।
डेटा से कंफर्म हो गया है, रिमी का जिस रात को कत्ल हुआ उसी रात रिमी के मोहल्ले में नईम सरफराज नाम के लड़के का फोन एक्टिव था। नईम सरफराज, ये रिमी का दोस्त है ना? हाँ सर, हम उस शाम रिमी के घर गए थे, उसे कॉन्ग्रेचुलेशन कहने, उसका कैंपस सिलेक्शन जो हो गया था। रिमी के तो और भी बहुत दोस्त थे, तो सिर्फ तू ही क्यों गया? सर हम और रिमी एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। नईम, क्या हुआ? मिठाई लाए हो? क्या बात है? किसी मिठाई की शॉप में पार्ट टाइम जॉब कर ली है? बताते हैं, पहले अंदर तो आने दो। अरे अब बताओ भी। सबसे पहले तो ये मुंह मीठा करो। तो केविन, बात ये है, जो हमारी मोहतरमा है मिस रिमी गुप्ता, उनका कैंपस सिलेक्शन हो गया है, वो भी एक मल्टीनेशनल कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में। क्या? Oh my God, I'm so happy. थैंक यू बताने के लिए। चलो अभी तुम जाओ। सुन बे हीरो, अगर तू और झूठ बोलेगा ना तो यहाँ से नहीं निकल पाएगा। अब सच बोलेगा या हम सच बुलवाएं? सर हम सच कह रहे हैं। भाजी ले लो, सब्जी ले लो। बहन जी, हमारे बेटे को काम पे रख लो ना। नहीं नहीं, अब मुझे किसी भी काम की जरूरत नहीं है। रख लो बहन जी, पैसे की बहुत जरूरी है। सब ऐसे ही बोलते हैं। मेरे सामने बैठ के रोता था राजू, देखो क्या हुआ, 2 महीने का एडवांस लेकर भाग गया। अरे सीता दीदी, तुम्हें भी कोई बेवकूफ़ बना सकता है? ये बात मैं नहीं मान सकती। मैं भी ऐसा ही सोचती थी कि मुझे कोई नहीं बना सकता है, पर ये राजू बड़ा ही चालाक निकला। कौन है ये महान हस्ती? जरा मुझे भी दर्शन कराओ उस राजू के। अरे 8-10 महीने पहले रहने आती ना, तो उस कमीने राजू के दर्शन करा देती मैं तुमको। मतलब 8-10 महीने पहले वो भाग गया? नहीं नहीं, ये कोई 6-7 महीने पहले चला गया था। बड़ा ही लड़कीबाज था। ए राजू, कहाँ जा रहा है? काम नहीं करना? भले ही दारू के साथ कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन धीरज, फिर भी इस लीड को इग्नोर नहीं कर सकते। लेकिन सर, इस आदमी के बारे में हमें और कुछ नहीं पता है। ना कोई नंबर है, ना कोई एड्रेस है। डम डेटा के डिटेल्स में भी किसी भी प्रोफाइल से मैच नहीं करता। मोहल्ले के सब्जी वाले के अलावा किसी ने इसके बारे में कुछ नहीं बताया। प्रतिमा, तुम श्योर हो वो सब्जी वाली सच बोल रही है? सर इतने नामों को हमने टटोला, इस आदमी को भी टटोल कर देख लेते हैं। एक काम करो, कत्ल के 7 दिन पहले का डम डाटा निकालो, उसमें जितने भी प्रोफाइल्स हैं सारे प्रोफाइल से स्केच मैच करो, शायद कुछ मिल जाए। और मोहल्ले में भी सबको ये स्केच दिखाओ, शायद कुछ क्लू मिले। सर, राजू से मिलता जुलता एक आदमी मुंबई के सीसीटीवी में चोरी करता हुआ कैप्चर हुआ है। मुंबई पुलिस ने इसके साथी को तो पकड़ा, पर यह भाग गया। मुमकिन है यही शख्स रिमी का कातिल हो। हमें मुंबई चलना होगा। ये उस चोरी का सीसीटीवी फुटेज बहुत ही ग्रेनी है, पर शायद आपके काम आ जाए। और एक बात, आप जिसे राजू कह रहे हैं उसका असली नाम योगेंद्र है। उसी के साथी गौतम ने हमें खुद बताया। हम गोरखपुर के रहने वाले हैं साहब, और योगेंद्र हमसे कुछ महीनों पहले कानपुर के स्टेशन पे मिला था। और योगेंद्र बालीपुरवा देवरिया का रहने वाला है, और उसी के आसपास हमारा गांव भी पड़ता है, तो इसी बात पे दोस्ती हो गई। और योगेंद्र ही हमको मुंबई लाया था, चोरी का प्लान बनाया था। खुद तो पूरा माल लेके फरार हो गया और हम फंस गए यहाँ। बालीपुरवा में कहाँ रहता है? एड्रेस मालूम है उसका? नहीं साहब, ना हमने कभी पूछा और ना कभी उसने बताया। सर, यहाँ बालीपुरा में पता किया तो पता चला कि स्केच में मिले हुए आदमी का नाम व्यास साहू है, लेकिन इसने 3 साल पहले इस गांव को छोड़ दिया था। इसकी स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग है सर। कहते हैं व्यास एक नाजायज़ औलाद है, और इसी वजह से इसका बाप इसकी माँ को बहुत पीटता था। व्यास ने बचपन में ही अपराध की दुनिया में कदम रख दिया था। लेकिन सर, व्यास की माँ मालती का कहना है कि वो पिछले कई सालों से इसके टच में नहीं है। व्यास की माँ मालती का कॉल रिकॉर्ड्स निकलो और उसका फ़ोन सर्विलेंस पे डालो। हो सकता है वो हमसे झूठ बोल रही है। ओके सर।
व्यास की माँ मालती को लखनऊ से एक नंबर से 3 बार कॉल आया है। ये खबर पढ़ो। 2 दिन पहले लखनऊ में स्वाति नाम की लड़की का रेप किया गया, बिल्कुल वैसे ही जैसे रिमी का हुआ। पहले रेप, फिर जलाया गया और जलाने के बाद रेपिस्ट लड़की के कपड़े अपने साथ में ले गए। यानी कि योगेंद्र उर्फ राजू उर्फ व्यास शायद इस वक्त लखनऊ में है। करेक्ट। लखनऊ पुलिस से कांटेक्ट करो, इससे पहले वो वहाँ से फरार हो, हमें से पकड़ना। सर, जिस नंबर से व्यास की माँ को कॉल आ रहे थे वो आपके एरिया में ही एक्टिव है। व्यास शाहू आपके आसपास ही है। सर वो आ रहा है। रुक, इधर आ। अरे आना। रुक। उधर। राजू उर्फ योगेंद्र उर्फ व्यास साहू, बहुत शौक है ना तुझे लोगों को तड़पाने का। अब तू तड़पेगा। क्या बिगाड़ा था उन लड़के ने तेरा? क्यों मारा उन्हें? पता नहीं साहब, हमको मजा आता था। हम सोचे कि सब लोग अपने मन का करते हैं तो हम भी करेंगे, इसीलिए किया सब। रिमी, उसे क्यों मारा और कैसे मारा? वो पसंद आ गई थी साहब हमको। एक दिन हम उस लड़की के घर के बाहर खड़े थे, हमने देखा कि उसकी बहन सामान लेके बाहर जा रही थी। चले गए साहब उसके घर में। कौन है? तहकीकात कर रही थी साहब, तो हम कुछ दिन के बाद की ट्रेन पकड़ के मुंबई पहुंच गए। तो कानपुर स्टेशन पे हमारी मुलाकात हुई गौतम से। हम दोनों ने मिलकर खूब चोरियां की साहब। तो जो कीमती सामान चुराता था उसका क्या करता था? वो तो हम लोकल चोर बाजार में बेच देते थे साहब। और वो लड़कियों के कपड़े वो क्यों चुराता था? खुशबू आती थी साहब, हमारे शिकार की खुशबू। लड़कियों के कपड़े ओढ़ के सोने का मजा ही अलग है साहब। अब तुझे मजे हम दिलाएं। मुझे माफ कर दीजिए पापा। व्यास से आगे पूछताछ करने पर पुलिस को कई चौंका देने वाली जानकारियां मिली। व्यास ने अलग अलग शहरों में 10 लड़कियों का बलात्कार और कत्ल किया था। उसके घर से तकरीबन 200 लड़कियों की ड्रेसेस बरामद हुई। व्यास की मानसिक स्थिति की भी जांच करवाई जा रही है। आदित्य के पास रिमी का फोन कहां से आया, यह भी एक राज बना हुआ था। पुलिस का अनुमान था कि शायद भागते वक्त कातिल के हाथों से फोन गिर गया होगा और आदित्य ने आदतवश उसे उठा लिया होगा। रिमी जैसी होनहार लड़की के साथ जो हुआ वो काफी अफसोसजनक है। एक समाज की प्रगति काफी हद तक इस बात पर निर्भर करती है कि उस समाज की महिलाएं कितनी सुरक्षित हैं, और महिलाओं को एक महफूज माहौल मुहैया कराना समाज का दायित्व है। अगर आज के दौर की बात करें तो सीसीटीवी कैमरास, अलर्ट सिक्योरिटी स्टाफ और डे नाइट पेट्रोलिंग, ये सभी चीजें क्राइम अगेंस्ट वुमेन पर काबू पाने के लिए बहुत ही असरदार साबित हो सकती हैं। हर राज्य, हर जिले, हर गांव, हर शहर की पुलिस को इन मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए ताकि हमारे देश की महिलाएं डर और दहशत के माहौल से परे आत्मविश्वास की जिंदगी जी पाएं। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क में एक और नए केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें।
और देखते रहें क्राइम पेट्रोल सतर्क। जय हिंद।